धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 11 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है जी आपसे। अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत से आपके सामने रख रहा हूं, जहां आजकल बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के मामले की सुनवाई चल रही है। 28 साल पहले 6 दिसंबर 1952 को बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की दोबारा से सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 अगस्त तक इस मामले में सुनवाई कंप्लीट करके जजमेंट सुनाइए। तो यहाँ जज साहब हैं जिनका नाम है SK यादव, वो पूरे मामले की आजकल सुनवाई कर रहे हैं और जो यहाँ आरोपी हैं उनके बयान दर्ज हो रहे हैं। आज मुरली मनोहर जोशी का, जो देश के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका बयान दर्ज हुआ है। जैसे और नेता बयान दे रहे हैं वैसे ही उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा साहब मैं तो मौके पे ही नहीं था, मुझे तो राजनीति के तहत फंसाया गया है। ये कहते उन्होंने अपने बयान ख़त्म कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनका ये बयान दर्ज हुआ है। बता दें आने वाले कल में यानी कि 24 जुलाई को लाल कृष्ण आडवाणी का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज हो सकता है। इससे पहले कल यानी कि बुधवार को सतीश प्रधान का बयान दर्ज होना था, लेकिन उनका वकील पहुंचा, उसने कहा साहब कोरोना के चलते वो तो आइसोलेशन में हैं, इसलिए उनका बयान दर्ज नहीं हो पाएगा। अदालत ने उस बात को मान लिया। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी क्या बयान देते हैं। अभी तक कोई भी ऐसा जियाला पैदा नहीं हुआ जो कोर्ट में खड़ा होकर कहे साहब इस कलंक को हमने तोड़ा है। सब कह रहे हैं साहब मैं तो मौके पे ही नहीं था, मैं तो यहाँ नहीं था। अरे कहिए ना कि इस कलंक को हमने तोड़ा है और हमने इस कलंक को तोड़ के वहाँ पर जगह समतल कर दी ताकि आज वहाँ पे राम मंदिर बन सके। 56 इंच का सीना कोई तो दिखाइए भाई, क्या दिक्कत है। अब तो उम्र का आखिरी वक्त गुजार रहे हैं, ऐसे टाइम पे सहरा बंधवा के चले जाइए दुनिया से। शहीद तो हो नहीं जाएंगे क्योंकि इसके बाद हाई कोर्ट में भी जाएगा मामला, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। लेकिन लगता है बाबरी मस्जिद तोड़ने का जितना क्रेडिट उन लोगों को लेना था वो ले चुके हैं राजनीतिक जीवन में। अब उन्हें लगता है कि जीवन के आखिरी पल बचे हैं, इनको क्यों जेल में, कोर्ट कचहरी में, इन धर्म धक्कों में गुजारा जाए। ठीक है, जो होना था हो गया, मंदिर तो बन ही गया है। अब कह देते हैं कि साहब हम तो तोड़ने में शामिल रहे ही नहीं हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष को कोई राहत। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी हाई कोर्ट में हुई अपने खिलाफ सुनवाई के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये मेरे अधिकारों का हनन हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई राहत देने से इनकार कर दिया, साफ कर दिया कि हाई कोर्ट को जो फैसला सुनाना है उसको कल सुनाने दीजिए, उसके बाद जो भी होगा वो हम सोमवार को देख लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हाई कोर्ट के फैसले पे कोई स्टे नहीं किया जा सकता। इस फैसले को CP जोशी के खिलाफ झटका माना जा रहा है, जबकि सचिन पायलट खेमे के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। और सब लोगों की नज़रें कल राजस्थान हाई कोर्ट से आने वाले फैसले पर लगी हुई है कि वहाँ असल में होगा क्या। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने सोनू पंजाबन और उसके साथी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने सोनू पंजाबन को 24 साल की उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जबकि उसके साथी संदीप बेदवाल को 20 साल की उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। दोनों पे जुर्माना लगाया गया है। सोनू पंजाबन पर 64,000 रुपये का और संदीप बेदीवाल पर 65,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बता दें 2009 में 12 साल की एक बच्ची को संदीप बेदवाल ने पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद लक्ष्मी नगर में एक आंटी के घर पर ले आकर उसका रेप किया, फिर बाद में उसी आंटी को बेच के उसके बाद फरार हो गया। बाद में लड़की कई हाथों में बिकती रही, कभी लखनऊ पहुंची, कभी हरियाणा के रोहतक पहुंची। 2014 में किसी तरीके से बस्ते बुचाते पहुंच गई दिल्ली और इसने फिर जो आप बीती अपनी सुनाई कि किस तरीके से इसके निजी अंगों में मिर्च पाउडर लगाया जाता था और इसको इंजेक्शन दिए जाते थे ताकि ग्राहकों के सामने इसको पेश किया जाए। और सोनू पंजाबन जो है वो सारा इसको बेचने का, खरीदने का पूरा काम कर रही थी। उसके बाद मामले की जाँच चली, 6 साल तक जाँच और सुनवाई के बाद अब ये फैसला आया है। इससे पहले मैंने आपको खबर रखी थी कि सोनू पंजाबन और संदीप बेदवाल को दोषी ठहराया गया है। फैसला आने के बाद और दोषी ठहराए जाने के बाद सोनू पंजाबन ने सर के दर्द की ज़्यादा गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की क्योंकि वो तिहाड़ जेल में बंद है। बता दें पहले किसी मामले में दोषी और सज़ा का हकदार बनी है सोनू पंजाबन।
इससे के अलावा उसके खिलाफ कई सारे मामले और भी हैं। दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ ऐसे ही एक मामलों में, सेक्स रैकेट चलाने और ड्रग्स के मामलों में मकोका लगा चुकी है। वो और बहुत सारे मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगले 15 दिन में अदा करें लॉकडाउन के दौरान का गुजारा भत्ता। ये दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से हमारे पास खबर आ रही है। काफ़ी दिलचस्प खबर है। एक पति अपनी पत्नी और बेटे को गुजारा भत्ता नहीं दे रहा था। कह रहा था लॉकडाउन के कारण वो बेरोजगार हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो नहीं दे रहा। तो उसकी पत्नी कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने कहा साहब पिछले 5 महीने से हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं अपने पति को फ़ोन कर रही हूँ, वो पैसे नहीं दे रहा, उधार ले लेकर रिश्तेदारों से परेशान हो गई हूँ, आप ही कुछ करिए। तो अदालत ने कहा भैया 15 दिन के भीतर ना अपनी घरवाली को और अपने बालक को जो 5 महीने का बाकी है तेरे पे गुजारा भत्ता वो अदा कर दे, नहीं तुझे ना जेल में डाल देंगे। तो ऐसा करके सख्त आदेश दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह आदमी जो कह रहा है कि मैं बेरोज़गार हूँ, जेल में जाके रोटी खाना पसंद करेगा या अपने पत्नी और बेटे को गुजारा भत्ता देगा। बता दें आपको, पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा है, जिसके बाद दोनों अलग रह रहे हैं। पत्नी बेटे के साथ रहती है और अदालत ने इस आदमी के ज़िम्मे उनका गुजारा भत्ता तय कर रखा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आज ही नहीं, सदियों से हाशिए पर रखे गए हैं हजारों दिव्यांग। ये टिप्पणी की है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और प्रतीक जालान की बेंच ने। एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया कि साहब लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके के हालात का सामना दिव्यांगों को, यानी कि जिन्हें विकलांग कहा जाता था पहले, नरेंद्र मोदी की भाषा में अब दिव्यांग कहा जाता है, हिंदी में ये सब चीज़ें शब्द चलते हैं, इंग्लिश में आप उनको हैंडीकैप्ड कह सकते हैं, डिसेबल्ड कह सकते हैं। उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उन लोगों को राशन तक नहीं मिल पाया, जबकि होना ये चाहिए था कि राशन उनके दरवाजे, उनके घर तक पहुंचाया जाता। इस मामले पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी कोर्ट ने की है और साथ ही केंद्र सरकार को कहा है कि पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी ऐसे दिव्यांग हैं उनके जो है राशन कार्ड बनवाए जाएं, उनको राशन दिलवाया जाए और उनका जो विकलांगता प्रमाण पत्र है उसके आधार पे उनकी जो है ये मदद कराई जानी चाहिए। जो भोजन अधिकार का अधिनियम बना हुआ है उसके तहत ये मदद कराई जानी चाहिए और इनको ख्याल रखा जाना चाहिए कि इनको कोई दिक्कत ना हो। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। जो भी होगा हमारे सामने आएगा, हम भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से खबर है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के खाली पड़े पदों पर कब भर्ती करेगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और उनके साथ प्रतीक जालान की बेंच ने नोटिस जारी करके केजरीवाल सरकार से ये जवाब तलब किया है। जवाब तलब क्यों किया वो थोड़ा सा समझ लीजिए। आयोग के एक सदस्य का कार्यकाल पूरा हो गया, यानी कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो कोर्ट पहुंचे साहब कि साहब इनका कार्यकाल बढ़ा दो जी। कोर्ट ने कहा जब इनका कार्यकाल पूरा ही हो चुका तो इनका कार्यकाल क्यों बढ़ाया जाए। और ये कहते हुए सरकार से पूछ लिया कि आखिर खाली पड़े पदों पर भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। अब देखते हैं इसमें केजरीवाल सरकार क्या जवाब देगी। लेकिन ये तो पूरे देश का हाल है। मेरे पास डिटेल्स नहीं है, आपके पास कोई आदमी हो तो बताइए। जितने ट्रिब्यूनल्स बने हैं तमाम ट्रिब्यूनल्स खाली हैं, वहाँ पे जजों की नियुक्ति नहीं की जा रही है मामले सुनने के लिए। ये हालत बना के रख दी गई है। सिस्टम को पंगु कर दीजिए, बच्चे को इतना खुद ही पैदल बना दीजिए कि किसी काबिल मत छोड़िए उसको पढ़ाई लिखाई के मामले में कि कल को खड़ा होकर वो सरकार से सवाल पूछ सके और ये कह सके कि मैं किसी काबिल हूँ, मुझे नौकरी दीजिए। उसके अंदर ऐसा कर दीजिए कि उसे लगे कि भैया तू ही किसी काबिल नहीं है। अगली खबर का रुख कर लेते। अभी 1 माह तक और खुली अदालतों में नहीं हो सकेगी सुनवाई, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 सदस्यीय जो कमेटी बनी हुई है वो 4 हफ्ते बाद बैठेगी और वो तय करेगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोरोना के इस दौर में, महामारी के इस दौर में खुली अदालत में सुनवाई हो सकती है या नहीं। बता दें आपको 25 मार्च से लगातार सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, यहाँ खुली अदालतों में सुनवाई बंद है और सब सुनवाई वर्चुअल चल रही है। सब वीडियो कॉलिंग के ज़रिए सुनवाई होती है। जज साहिबान वीडियो कॉलिंग के ज़रिए अपना फैसला सुनाते हैं। मामला क्या था और किस मामले में कहा गया वो थोड़ा सा समझ लीजिए। पिछले साल आपको याद होगा प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसके बाद ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर रिव्यू करने के लिए कहा गया था। तब से मामला बताया जा रहा है पेंडिंग पड़ा हुआ है। अदालत इस मामले पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पाई है, तो इसी मामले को लेकर अदालत पहुंचा गया और फिर से कहा गया कि इस मामले की सुनवाई करिए, लेकिन शर्त यह है कि इस मामले की सुनवाई आपको ओपन कोर्ट में यानी कि खुली अदालत के अंदर करनी होगी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि ओपन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाए और उस आदेश के बारे में भी कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंचा फाइनल एग्जाम का मामला। बता दें आपको, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं यूजीसी के उस फैसले के खिलाफ जिसमें यूजीसी ने कहा कि वो सितंबर में फाइनल ईयर के फाइनल एग्जाम कराने की तैयारी में लगी हुई है पूरी यूनिवर्सिटियों में और तमाम कॉलेजेस के अंदर। तो उनका कहना है कि ये एग्ज़ाम ना कराए जाएँ, कोरोना का दौर चल रहा है, पिछले हिसाब से बच्चों को रिज़ल्ट इशू कर दिया जाए और एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए। अब ऐसा ही एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यूजीसी से जवाब तलब कर लिया है। उसमें मांग क्या की गई है, जो वहाँ की गई वो यहाँ की गई। कहा कि पिछले सेमेस्टर के हिसाब से जो नंबर हैं उनके हिसाब से रिज़ल्ट आउट कर दिया जाए और जो एग्ज़ाम है उनको रद्द करके फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाए। ये मांग करते हुए पिटीशन दाखिल की गई जिस पर जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि आप इस बारे में बताइए क्या कहना है। तो उन्होंने कहा, साहब मुझे यूजीसी से बात करके हलफनामा जवाब तैयार करने का मौका दिया जाए। कोर्ट ने इस पर उनको वक्त दे दिया और अगली तारीख का समय तय कर दिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आमिर खान के हत्यारोपियों को नहीं दी जमानत, पुलिस को भी लगाई फटकार। ये खबर हमारे पास आ रही है दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट से। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं जिनका नाम है पुरुषोत्तम पाठक। उन्होंने बाकायदा आमिर खान वाले मामले पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है कि पुलिस का निकम्मापन दिखाई देता है। इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया 25 तारीख को और उसके बाद उसके अंदर जिस तरीके के भड़काऊ नारे लगाए और लोगों की हत्या करने के लिए ग्रुप को इकट्ठा किया और उसके बाद गोकलपुरी के नाले से 4 लाशें बरामद हुई जिसमें से आमिर की भी एक लाश है और इन्होंने एक के बाद एक कई हत्याओं को अंजाम दिया। तो पुलिस अगर चाहती तो इन पर अंकुश लगा सकती थी। इन आरोपियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। मुकेश कुमार सोलंकी इसमें से एक नाम है, पंकज शर्मा दूसरा नाम है, सुमित चौधरी तीसरा नाम है, अंकित चौधरी, प्रिंस, ऋषभ चौधरी और इसके अलावा जतिन शर्मा, विवेक पांचाल और इसके अलावा हिमांशु ठाकुर। ये तमाम आरोपी हैं। इनके मामले पर ये सख्त टिप्पणी की है और पुलिस को फटकार लगाई है। बताया जिस तरीके की बातें इनके व्हाट्सएप से बरामद हुई हैं जो पुलिस ने चार्जशीट में दाखिल की हैं वो बता रही हैं कि इन लोगों ने बहुत ही प्लान वे में हत्याएं की हैं। बता दें 27 फरवरी को 4 लाशें बरामद हुई थी जिसमें आमिर खान की भी लाश बरामद हुई थी। ये लोग ज़मानत लेने की कोशिशों में लगे हुए हैं लेकिन अदालत इनको ज़मानत देने को तैयार नहीं है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है अवमानना का केस। बता दें आपको, एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े हार्ले डेविडसन बाइक चलाते हुए दिखाई दिए थे। उस फोटो को लेकर बताया जा रहा है कि प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया और कहा कि साहब ये नागपुर आरएसएस का जो नागपुर है वहाँ पे जाके इस तरीके से बाइक चला रहे हैं, ये हैं देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैसे इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है। जो भी तमाम चीज़ें उन्होंने कही। इसके अलावा वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर उनकी टिप्पणियों को लेकर कमेंट्स कर रहे थे ट्विटर पर। तो उसी मामले को लेकर अदालत ने उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया और केस शुरू कर दिया है। बता दें आपको, अदालत की अवमानना के मामले में अदालत खुद ही सुनवाई करती है और तय करती है कि अवमानना हुई कि नहीं हुई। सामने वाले आदमी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है तो ये अपना पक्ष वहाँ रखेंगे। दोषी ठहराए जाने पर सज़ा भी सुनाई जाती है, जुर्माना भी लगाया जाता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान से खबर आ रही है। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान की इमरान खान सरकार कोर्ट पहुंच गई और उसने वहां पर एक पिटीशन दाखिल की है और कहा है कि कुलभूषण जाधव को वकील उपलब्ध करवाए अदालत। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। अब यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि खुद ही क्यों वकील अपॉइंट करवाना चाहती है पाकिस्तान की सरकार। क्या इसमें भी उसका कोई पैतरा है? तो उसकी इस हरकत पे कहें या जो भी कुछ कहें, इसकी एक्टिविटी पे सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें पिछले काफ़ी समय से कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद है जिसे पाकिस्तान भारत का एक एजेंट बताता है और अपने देश में आतंकवाद फैलाने का आरोपी बताता है। जबकि हमारी सरकार कहती है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को ईरान से पकड़ा है और गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया। इंटरनेशनल कोर्ट के बाद ये मामला फिर से एक बार वापस पाकिस्तान आया और अब पाकिस्तान की अदालत में मामला शुरू होना है। लेकिन पाकिस्तान कभी काउंसलर एक्सेस देने से इनकार कर देता है, कभी मुलाकात करने से इनकार कर देता है, लेकिन कभी मुलाकात को तैयार हो जाता है तो वहाँ पे अपने अधिकारियों को खड़ा कर देता है और कभी काउंसलर एक्सेस देने की जो बात होती है उसमें खुद ही कोर्ट में चला जाता है और चाहता है कि वही काउंसलर एक्सेस इसमें तय करवा दे। तो बहुत सारी चीज़ें
हैं, पल पल बदलती रहती हैं, पल पल चीज़ें घटती बढ़ती रहती हैं, आपके सामने जितनी रखते हैं उसको सीधा एक लाइन में समझ लीजिए कि पत्रकारिता हड़बड़ी का साहित्य होती है। बहुत सारी चीज़ें छूट जाएं तो उसके लिए नज़रअंदाज कीजिएगा, लेकिन फिर मौका मिलेगा तो समेट के आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार तो हैं नहीं कि हर चीज़ में दावे ठोकते रहें। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।